नमस्कार और शुभ अपराहन। अब्राहम नहीं, अपराहन दोस्तों, जिसे कि राहन से अप होता है तो वो 12 बजे के बाद और पूर्वाहन होता है तो 12 बजे से पहले। तो 12 बजे के बाद का नमस्कार है ये आप सब लोगों को। कल मैंने जिस न्यूज को कवर किया था कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उन्होंने बहुत ही स्मार्ट और साइलेंट स्ट्रोक में ईरान के साथ जो मीटिंग की है उससे पूरा विश्व भौचक है। सब लोग चौकन्ने हो गए हैं कि किस तरीके की रणनीति है। और आज उसके आगे एक और महत्वपूर्ण खबर बन के आ रही है कि ईरान ने भी जो जेस्चर इंडिया की तरफ से उसे मिला कि भारत बिना बताए और अपनी रणनीति के अनुसार मास्को जाते समय में ईरान के यहां रुका और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे उनसे मिल के आया, तो ईरान ने इसको बहुत वार्मली लिया है, हेल्दीली लिया है। और उन्होंने अपने यहाँ जो नए इलेक्ट हुए हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनकी जो स्वेरिंग समिट होगी, जब उन्होंने शपथ लेनी है प्रेसिडेंट बनने की, तो उसके लिए इंडिया को इनवाइट किया है। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने वो इनविटेशन जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। ये बहुत ही बड़ा रणनीतिक बदलाव आने वाला है। इंडिया ईरान के मध्य में क्या संबंध के चैलेंजेस हैं, इंडिया ईरान के जो संबंध है वो पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, कमर्शियली, कनेक्टिविटी, इन सारे टॉपिक्स में मैं अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि यूपीएससी के किन टॉपिक्स में ये काम आ सकता है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 जो है उसमें 3-4 टॉपिक हैं जहां ये काम आ सकता है। इंडिया और उसके नेबर रिलेशन है। मैंने कल भी जब इस टॉपिक से संबंधित की चर्चा की थी तो खास तौर पे यही तीनों जो टॉपिक्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आते हैं, उनमें से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अंत में, इस लेक्चर के अंत में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपको दूंगा जिसमें सब अपना अपना ओपिनियन या जो अपना मत है वो दे सकते हैं। तो लास्ट तक उस सवाल के लिए जरूर से इस वीडियो को देखिए। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल जो ग्रुपिंग्स की बात कर रहे हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो ट्राइपेटाई एग्रीमेंट है इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, उससे भी संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन सा एग्रीमेंट है मैं बताऊंगा। उसको एक बहुत ही सरल नाम से आप लोग पहले भी जानते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ इफेक्ट एंड पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, काटसा की बात मैंने कल की थी, उसकी फुल फॉर्म भी लिखाई थी। आज आप मेरे को जेसीपुआ और वियना में एक अभी सम्मेलन चल रहा है जेसीपुआ से संबंध में, P5+ और ईरान का, उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है उस वियना सम्मेलन का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जेसीपुआ की फुल फॉर्म और वियना सम्मेलन की उपयोगिता। अब बात करते हैं, एक और न्यूज देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट न्यूज ने इसको कवर किया है, फ्लिपबोर्ड ने इसको कवर किया है। ओवरऑल घूम फिर के बात यही है कि जयशंकर साहब जब मिलने गए थे, इन्विटेशन मिला, इंडिया ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इस इनविटेशन को, इस जो हमने लिया है, इसमें अटेंड कौन करेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद वहां जाएंगे, या जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब वो वहां जाएंगे, या फिर हमारे जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो भारत के राजनयिक है वो वहां उस जो सेरेमनी है उसको अटेंड करेंगे। ये देखने की बात है, क्योंकि इस समय ऐसा हो सकता है यूएस या अदर कंट्रीज हैं उनके ऊपर से भी प्रेशर लगाया जाए ईरान के साथ। इस तरीके के संबंध और इस तरीके की जो घनिष्ठता है, हार्दिकता है, सप्रेम संबंध है, जो रिलेशन है उसको मजबूत बनाने का जो प्रयास है भारत द्वारा, उसके ऊपर कई क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम रईसी जी जो थे वो हार्ड लाइन क्लेरिक थे। इनके ऊपर एक वीडियो बनाए भी गए, यहाँ पे सिद्धांत सर ने खुद ने बनाया है। तो जो कि आयतुल्ला अली खमेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बहुत ही क्लोज या बहुत ही घनिष्ठ माने जाते हैं। और वो लगभग 61.95% जो वोट थे उनसे वो जीते हैं, उनसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिले हैं उनको वोट। यद्यपि इन चुनावों पे आरोप लगा था कि दे वर नॉट फ्री एंड फेयर, लेकिन अभी मेरा हाल ही के समय काफी तौर पे ये अनुभव रहा है कि किसी भी टॉप पोस्ट के लिए विश्व में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बोला जाए। चाहे वो यूएस के इलेक्शंस हो, चाहे वो फ्रांस के इलेक्शन हो, चाहे वो बांग्लादेश के इलेक्शन हो। इंडिया में भी इस तरीके की बातें होती रहती हैं, ईरान में भी हम देख ही रहे हैं, इवन पाकिस्तान पे भी आरोप लगे थे। तो हर जगह इस तरीके, और अफ्रीकन कई कंट्रीज हैं, सब जगह फ्री एंड फेयर का जो डाउट है, श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था, वो बना ही रहता है। तो अब ये एक पैटर्न हो गया कि कोई भी चुनाव जीत जाए तो उस पर यह आरोप लगा दो कि इट वाज नॉट फ्री एंड फेयर।
चलिए इन पॉलिटिकल बात पे नहीं जाऊंगा मैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि भारत उन गिनी चुनी कंट्रीज में से एक है जिन्हें कि ईरान द्वारा इस सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ईरान के साथ जो संबंध है वो गिनी चुनी कंट्रीज के ही हैं, तो मैं आपको बता दूं ईरान के साथ संबंध गिनी चुनी कंट्रीज के हैं, लेकिन ईरान अरेबियन पेनिनसुला में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो शिया जो सेक्ट है, इस्लामिक सेक्ट है, उसकी जो ओपिनियनशिप है वो रखता है, और वो इजराइल और अदर जो अरब कंट्रीज हैं उनसे भी लड़ने की हिम्मत रखता है, तो उसकी अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा मैं अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं तो हमारे लिए पेट्रोलियम से जो ऑयल इंपोर्ट है उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन वहां बनता है। साथ ही साथ अफगानिस्तान का मैटर मैं कल आपको समझा चुका हूं, और भी कई जो रिश्तों के टॉपिक्स है वो मैं बताऊंगा। खैर अल्टीमेटली समझ ये कहती है विदेश नीति की कि भाई आपको जो सम्मान दे थोड़ा ताकतवर है तो उसके साथ आपको बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए, और देश के हित में जो भी काम किया जाना चाहिए वो किसी भी कीमत पे फुलफिल होना चाहिए। ट्वीट करके जयशंकर साहब ने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया, थैंकफुल हैं वो कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का सम्मानित गतिविधि की गई। ये देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूँ, कल ही एक मैं अपने लेक्चर के नीचे कमेंट पढ़ रहा था तो किसी महापुरुष ने या महिला ने ये कमेंट किया था कि जब वो रईसी साहब से मिल रहे थे तो भारत का झंडा नहीं था। तो आप ये समझिए कि डिप्लोमेटिक इवेंट या डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं वो अलग अलग स्तर की होती है। जयशंकर साहब जब मिलने गए थे तो ये देखिए यहाँ पे वो अपने फॉरेन मिनिस्टर लेवल के व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ दोनों ही झंडे आप देख सकते हैं। जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट के पास गए, ही इज नॉट प्रेसिडेंट येट, ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो डिफरेंस है, वहां भारत का झंडा ना होना वो डिप्लोमेटिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इस चीज इन सारे विचारों को समझ के रखिए, कुछ भी कमेंट करने से पहले प्लीज थोड़ा नॉलेज इकट्ठा कीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं इससे, तो और जो चर्चा हुई वो बहुत ही बेहतर हुई थी चर्चा। आप देखिए मुस्कुराते चेहरे यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इट इज अ पॉजिटिव नोट ऑन विच इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज वर्किंग एंड ईरान के साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश है। अब मैं आपको बता दूं करंट स्टेटस क्या है। क्रूड ऑयल का इशू मैं आपको वो भी कल समझा चुका हूं कि हमारे यहाँ वैसी पेट्रोलियम की जो कीमत है वो 109-110 रुपए तक टच कर रही है। साथ ही साथ ईरान के अंदर भी टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक इशू रेज हो रहा है, जो कि ईरान में शिया मुस्लिम है और बाकी जो इलाके हैं वहां सुन्नी मुस्लिम से, तो उनमें भी आपस में नहीं बनती है, वहां भी रिलेशन कड़े हैं। साथ ही साथ ईरान के साथ अगर हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं तो पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और अफगानिस्तान का इशू है। तो ये 4 पॉइंट है जो करंट स्टेटस क्रिएट करते हैं। बट पॉलिटिकली अगर मैं देखूं तो भारत की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो काफी हद तक ईरान पे डिपेंड करती है। हमारी जो ट्राइपेटाइप मीटिंग हुई थी इस्लामिक रिपब्लिक और अफगानिस्तान की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, वो 2018 में फर्स्ट टाइम हुई थी। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान का सिचुएशन था उस समय वो शुरुआत हुआ था क्योंकि ट्रंप साहब ने कह दिया था कि हम अपनी फोर्सेस बाहर निकालेंगे। तो वापस से जब अभी यूएस फोर्सेस बाहर जा रही हैं तो ऐसे में ये जो ट्राइपेटाइट मीटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि इंडिया की जो ये विजिट है वो कोइंसाइड हुई है, तालिबान अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी तेहरान में थे उस समय। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली कुछ अंदर जो चीजें हैं वो चल रही हैं। साथ ही साथ ईरान जो है वो हमें सेंट्रल एशिया के लिए रूट प्रोवाइड करता है। ये मैंने कल भी आपको इमेज में दिखाया था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, चाहे ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो ये सारी कंट्रीज हैं, इनके लिए भी रास्ता देता है चाबार पोर्ट के माध्यम से, जहां पे वो फिर अफगानिस्तान में जरांज और काबुल होते हुए जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कॉमर्शियल रिलेशंस, अभी देखिए 2018-19 अकेले में 17.03 बिलियन यूएस डॉलर बहुत बड़ा ट्रेड था, जो कि 17-18 में केवल इतना सा था। और अगर पूरी पॉसिबिलिटी देखी जाए तो ये जो रिलेशंस हैं बाय 2025 ये मोर देन 30 यूएस बिलियन डॉलर से भी ऊपर जा सकते हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स में संभावना व्यक्त की गई है। कई जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं वो उसमें आते हैं राइस, टी, आयरन, स्टील और भी बहुत सारी चीजें। इसके साथ जो इंडिया इंपोर्ट करता है दैट इज मेजरली पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इन चीजों के इंपोर्ट ना हो पाने के कारण हमारे यहाँ जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इंडिया को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी और जो फॉरेन पॉलिसी उसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके के एक्ट करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं एडिबल फ्रूट या फिर नट्स की बात करें, ग्लास वेव है, नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स हैं, प्लास्टिक आर्टिकल, फर्टिलाइजर्स की बात करें, ये सब चीजें हैं, स्टोन्स की बात करें तो ये भी वो उन चीजों में आती हैं जहां इंडिया को इंपोर्ट करना होता है ईरान से।
कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैंने ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट, जिसे कि जाबार एग्रीमेंट भी कहते हैं। ट्राइलेटरल क्यों है? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के कारण ट्राइलेटरल। ट्रांजिट एग्रीमेंट मैंने बता दिया, इसमें सी रूट भी है, इसमें रेल भी है, रोड भी है, तीनों चीजें ध्यान रखना। इसमें अगर यूपीएससी सवाल पूछ दे कि एयर रूट है क्या, तो फिर नहीं करना, एयर रूट नहीं है। एक और चैलेंज जो आया कि एक रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन था वो इंडिया ने चाइना के चक्कर में खो दिया है, चाइना को देना पड़ गया क्योंकि इंडिया उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था ड्यू टू काटसा। काटसा के फुल फॉर्म हम कर जान चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कल्चरल रिलेशन, तो इंडिया का कल्चरल सेंटर वहां खुला हुआ है, जिसे कि स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर का नाम भी दे दिया गया 2018 में। इंडिया के अभी लगभग 4000 से ज्यादा जो नेशनल्स है वो वहां रह रहे हैं, जिसमें कि तेहरान में भी रह रहे हैं, जहेदान में भी रह रहे हैं, कई लोग आईटी प्रोफेशनल हैं वो वहां काम कर रहे हैं। तो जो रिलेशन है मोटा मोटी बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा है। चैलेंज क्या है? दो चैलेंज है। पहला इंटरनल चैलेंज है, ईरान में रिपीटेडली कई बार जो आंदोलनकारी हैं वो क्लेरिक रिजाइम के खिलाफ आंदोलन करते हैं, डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं, बार बार मांग करते हैं, कई बार हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल चैलेंज है वो भी बना हुआ है, जैसे अभी मैंने वियना सम्मेलन का नाम लिया, वो भी बना हुआ है। यूएस ने काटसा के थ्रू सैंक्शन लगा रखे हैं। इजराइल का एक चैलेंज है वो भी हमारे सामने आता है। तो ये वो दो चीजें हैं जो हमारे सामने, इनके जो पर्सनल इंडिया और ईरान के जो रिलेशन उनमें चैलेंज उत्पन्न करता है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि हमें अरब्स के साथ संबंध बेहतर, ईरान एक इकलौती कंट्री है, उसके साथ अगर हम संबंध अच्छे करते हैं तो अरब की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनसे शायद हमारे संबंध उतने अच्छे ना बन पाए। तो क्या हमें ईरान को छोड़ के अरब्स के साथ में रिलेशन ज्यादा बेहतर करने पे फोकस नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा। और एंड में करते हैं प्रमोशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फीमेल्स के लिए जो है कि 1600 की जगह 800 रुपए में मिल जाएगा, और सिड 50 का यूज करके आप 50% ऑफ भी ले सकते हैं। इस कूपन का यूज कीजिए और स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करके इसका फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।